नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण प्रकाश ध्यानी अपने YouTube चैनल आओ जियो जाने पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से शासनादेशों एवं सेवा नियमों की सरल भाषा में व्याख्या करने का प्रयास करता हूं। यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं और भी वीडियो बनाने हेतु उत्साहित हो सकूं तथा मेरी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। मैं कोषागार नई टिहरी के अपने साथी श्री अरविंद सिंह चौहान जी का आभारी हूं, जिन्होंने इस वीडियो को बनाने हेतु मुझे सहायता दी है। मेरे सब्सक्राइबर मित्रों द्वारा मुझसे अपेक्षा की गई है कि मैं पुरानी पेंशन प्रणाली एवं नई पेंशन प्रणाली के बारे में विस्तृत व्याख्या करूं। इस विषय के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ भाग में हमने जाना कि पुरानी पेंशन प्रणाली से आच्छादित कार्मिकों एवं उसके आश्रित को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। वीडियो के इस भाग में हम यह जानते हैं कि पुरानी पेंशन प्रणाली और नई पेंशन प्रणाली में क्या अंतर है। दोस्तों, आपने मेरी पिछली वीडियोज में पेंशन के इतिहास को देखकर जाना होगा कि पेंशन प्रणालियों में समय समय पर केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा सुधार किए जाते रहे हैं। वर्तमान में भी केंद्र सरकार ने दिनांक 1 जनवरी 2004 तथा उत्तराखंड सरकार ने दिनांक 1 अक्टूबर 2005 के पश्चात नियुक्त कार्मिकों हेतु नई पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस को लागू कर दिया है। अपनी पिछली वीडियोज में मैंने स्पष्ट किया है कि नई पेंशन प्रणाली एनपीएस के क्रियान्वयन के लिए दो तरह के अकाउंट होते हैं, टीयर 1 एवं टीयर 2। एनपीएस के क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर यानी प्राण आवंटित किया जाता है। टीयर 1 अकाउंट एनपीएस के क्रियान्वयन हेतु सभी कर्मचारियों को यह अकाउंट खुलवाना आवश्यक है। कर्मचारी के वेतन से उसके मूल वेतन तथा महंगाई भत्ता की धनराशि के 10% की धनराशि कर्मचारी अंश के रूप में प्रतिमाह कटौती की जाती है, जिसमें कर्मचारी के मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता की 14% के बराबर की धनराशि सरकार द्वारा सम्मिलित करते हुए कर्मचारी के टीयर 1 खाते में जमा की जाती है। टीयर 1 खाते से रिटायरमेंट से पूर्व या स्कीम के बाहर जाने तक धनराशि आहरित नहीं की जा सकती है। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी एनपीएस का एक हिस्सा 60% तक निकाल सकता है, जिस पर आयकर भी देय है। टीयर 1 खाते की शेष धनराशि से रेगुलर इनकम हेतु इनिटी प्लान लिया जाएगा। इनिटी प्लान के तहत आप एक बीमा कंपनी को एक मुश्त पैसा देते हैं, जिसके बदले वह कंपनी आपको आजीवन पेंशन देगी। एनपीएस अकाउंट पोर्टेबल होता है, यानी इसे शिफ्ट किया जा सकता है। यानी यदि कोई कर्मचारी नौकरी बदलता है तो नया एनपीएस अकाउंट खोलने की आवश्यकता नहीं होती है। टीयर 2 अकाउंट कोई भी टीयर 1 होल्डर इस अकाउंट को खोल सकता है और अपनी इच्छा से इसमें पैसा जमा कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पर निकाल भी सकता है। यह अकाउंट ऐच्छिक है, जिसे खुलवाना अनिवार्य नहीं है। इसको हम कुछ पुरानी पेंशन प्रणाली के जीपीएफ खाते जैसा मान सकते हैं, जिस पर आवश्यकता पड़ने पर धनराशि आहरित की जा सकती है। अब हम चर्चा करेंगे कि पुरानी एवं नई पेंशन प्रणाली में क्या अंतर है, जिससे आप स्वयं ही समझ सकते हैं
कि इन दोनों में से कौन सी प्रणाली ज़्यादा बेहतर है। अब मैं अलग अलग आधार पर आपको पुरानी एवं नई पेंशन प्रणाली में अंतर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। नंबर 1, पेंशन अनुदान। पुरानी पेंशन प्रणाली में पेंशन हेतु कर्मचारी के वेतन से कोई भी अनुदान नहीं काटा जाता था, जबकि नई पेंशन प्रणाली में वेतन से प्रति माह मूल वेतन और डीए से 10% की कटौती निर्धारित की गई है। जैसे किसी कर्मचारी का मूल वेतन यदि 30,000 है और उसे 70% डीए के रूप में 5,100 रुपये मिल रहा है, तो उसकी कुल परिलब्धियाँ 35,100 हो गई हैं, जिसका 10% यानी 3,510 की कटौती उसके वेतन से पेंशन अनुदान के रूप में की जाएगी। नंबर 2, पेंशन का आगणन। पुरानी पेंशन प्रणाली में किसी भी कर्मचारी की 20 वर्ष से अधिक सेवा पूर्ण होने पर उसको प्राप्त होने वाले मूल वेतन का आधा पेंशन के रूप में आगणित किया जाता था। इससे कम की सेवाओं हेतु भी पूर्व में ही सूत्र निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पुरानी पेंशन प्रणाली में पेंशन का आगणन सरल है, जबकि नई पेंशन प्रणाली में पेंशन टियर 1 खाते में कर्मचारी अनुदान एवं सरकारी योगदान की जमा धनराशि पर बाजार दरों पर आधारित ब्याज को जोड़ते हुए एनपीएस का हिस्सा घटाने के पश्चात बची हुई रकम से रेगुलर रकम यानी पेंशन के लिए किसी बीमा कंपनी से एन्युटी प्लान लिया जाएगा। इस प्रकार पेंशन का भुगतान बीमा कंपनी के द्वारा किया जाएगा। इसमें कितनी धनराशि पेंशन के रूप में मिलेगी, इसका पूर्व में आकलन किया जाना कठिन है। नंबर 3, पेंशन की गारंटी। पुरानी पेंशन प्रणाली में किसी भी कर्मचारी की संतोषजनक सेवाओं के पश्चात उसकी सेवा अवधि एवं मूल वेतन के अनुसार पेंशन दिए जाने की गारंटी थी, जबकि नई पेंशन प्रणाली में किसी कर्मचारी को पेंशन कितनी मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यह पूरी तरह से शेयर मार्केट और बीमा कंपनियों पर निर्भर है। भविष्य में शेयर मार्केट जैसा रहा आपकी पेंशन वैसी ही मिलेगी। नंबर 4, पेंशन का भुगतान। पुरानी पेंशन प्रणाली में पेंशन का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि नई पेंशन प्रणाली में पेंशन टियर 1 खाते में जमा धनराशि में से एनपीएस का हिस्सा घटाने के पश्चात बची हुई रकम से बीमा कंपनी से पेंशन हेतु एन्युटी प्लान लिया जाएगा। इस प्रकार पेंशन का भुगतान बीमा कंपनी के द्वारा किया जाएगा। नंबर 5, पेंशन का राशिकरण। पुरानी पेंशन प्रणाली में न्यायिक सेवा के कार्मिक को पेंशन के 50% एवं अन्य सेवा के कार्मिकों को 40% तक पेंशन के राशिकरण की सुविधा से सेवानिवृत्ति के समय एक मुश्त धनराशि मिल जाती थी, जबकि नई पेंशन प्रणाली में पेंशन का भुगतान बीमा कंपनी के द्वारा किया जाएगा, जिसमें ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। नंबर 6, पेंशन विवाद। पुरानी पेंशन प्रणाली में पेंशन सरकार द्वारा दी जाती है, जिसमें विवाद होने पर सरकार के विरुद्ध केस किया जाता है, जबकि नई पेंशन प्रणाली बीमा कंपनी या पेंशन प्रदाता कंपनी पर निर्भर होगी। पेंशन में विवाद की स्थिति में कर्मचारी को बीमा कंपनी से अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी होगी तथा इसका सामना स्वयं ही करना होगा। नंबर 7, महंगाई राहत। पुरानी पेंशन प्राप्त करने वालों को महंगाई बढ़ने पर सरकार द्वारा प्रत्येक 6 माह पर संशोधित महंगाई राहत का भी लाभ मिलता है, जबकि नई पेंशन प्रणाली में फिक्स पेंशन मिलेगी, जिसमें किसी महंगाई राहत का कोई प्रावधान नहीं है। 8वां आधार है वेतन आयोगों का लाभ। पुरानी पेंशन प्राप्त करने वालों को समय समय पर गठित वेतन आयोगों की सिफारिशों के अनुसार पेंशन को
संशोधित किए जाने का लाभ मिलता है। जबकि नई पेंशन प्रणाली में पेंशन बीमा कंपनी द्वारा दी जाएगी, जिसमें वेतन आयोगों की सिफारिशों का कोई लाभ दिया जाना प्रतीत नहीं होता है। नंबर 9, ग्रेच्युटी, डेथ ग्रेच्युटी और पारिवारिक पेंशन। पुरानी पेंशन प्रणाली के तहत कर्मचारी की सेवा काल में मृत्यु होने की दशा में उसके परिजनों को डेथ ग्रेच्युटी तथा पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलता है। कर्मचारी की मृत्यु की तिथि से 10 वर्ष तक कर्मचारी के उत्तराधिकारी को पारिवारिक पेंशन मूल वेतन की आधी दर पर देय होती है। जबकि नई पेंशन प्रणाली में 2016 से पहले ग्रेच्युटी, डेथ ग्रेच्युटी और पारिवारिक पेंशन का कोई प्रावधान नहीं था। अब काफी संघर्ष के बाद 1 अप्रैल 2016 के बाद से ग्रेच्युटी, डेथ ग्रेच्युटी और पारिवारिक पेंशन को भी नई पेंशन प्रणाली में लागू कर दिया गया है। दसवां है जीपीएफ खाते की सुविधा। पुरानी पेंशन प्रणाली से आच्छादित कर्मचारियों को जीपीएफ की सुविधा मिलती है। सरकारी कर्मचारियों के लिए जो संचित निधि की व्यवस्था है उसे जीपीएफ यानी जनरल प्रोविडेंट फंड कहा जाता है। इसमें कर्मचारी के मूल वेतन का कम से कम 10% प्रतिमाह जमा किया जाता है। इसमें सरकार का कोई अंशदान नहीं होता है। जीपीएफ में जमा धनराशि पर एक निर्धारित दर से ब्याज देय होता है। वर्तमान में इस खाते में 8% से ज़्यादा ब्याज दिया जा रहा है, जिससे उसमें जमा धनराशि में निरंतर वृद्धि होती रहती है। जीपीएफ पर लोन की सुविधा भी मिलती है। इस खाते से सेवानिवृत्ति होने पर संपूर्ण निकासी पर कोई आयकर भी नहीं देना पड़ता है। जबकि नई पेंशन प्रणाली में जीपीएफ की कोई व्यवस्था नहीं है। पेंशन हेतु खोले गए टियर 1 खाते में सेवानिवृत्ति के समय जमा धनराशि में से 60% की धनराशि कर्मचारी निकाल सकता है, किंतु उस पर आयकर देना पड़ता है। दोस्तों, पूर्व में जब नई पेंशन प्रणालियां संशोधित की जाती थी, कर्मचारियों से नई अथवा पुरानी पेंशन प्रणाली में रहने हेतु विकल्प लिए जाते थे, किंतु इस समय नई पेंशन प्रणाली को लागू करते हुए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रखी गई है। पुरानी पेंशन प्रणाली में सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी और उसके परिवार को पेंशन एवं ग्रेच्युटी की धनराशि, पेंशन के 40% भाग के राशिकरण से प्राप्त एक मुश्त धनराशि, जीपीएफ की धनराशि, सामूहिक बीमा की धनराशि, सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता आदि की धनराशियां दी जाती हैं, किंतु नई पेंशन प्रणाली में इनमें से कई सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं। नई पेंशन प्रणाली के विरोध में जिस प्रकार कर्मचारी संगठन मुखर हो रहे हैं, इस संबंध में मेरा व्यक्तिगत अनुमान है कि भविष्य में कोई न कोई राज्य सरकार एनपीएस में जमा धनराशि को पेंशन अंशदान मानकर उस कोष को अपने पास रखकर पेंशन का संचालन अपने हाथ में लेते हुए पुरानी पेंशन प्रणाली को लागू कर सकती है। इस पक्ष में होने वाले लाभ हानि के आकलन को भी कर्मचारियों को समझ लेना चाहिए। दोस्तों, पेंशन सीरीज की मेरी यह 5वीं वीडियो थी, जिसमें मैंने स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि पुरानी एवं नई पेंशन प्रणाली दोनों में से कौन सी प्रणाली बेहतर है। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मैं फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक आप अपने कार्य में व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।